हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। आज हम हिंदी 2 का पार्ट 9 विशेषण पढ़ाई करेंगे। और आपसे एक मेरा अनुरोध है कि जब भी आप पीडीएफ देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो अपनी किताब ज़रूर खोलें, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जिस प्रकार से आप अपनी कक्षाओं में बैठ के टीचर के सामने पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप भी अपनी बुक खोल कर बैठें, वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चैप्टर 9 विशेषण, एडजेक्टिव, इंग्लिश में जिसे कहते हैं एडजेक्टिव। देखिए विशेषण की यहाँ परिभाषा दी हुई है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम आप इससे पहले के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण जैसे होते हैं सुंदर, कुरूप, हल्का, भारी, लंबा, लाल, पीला आदि, यानी विशेषता बताना है किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी की भी। विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेषता कहलाता है, और विशेष्य उसे कहते हैं शब्दों की विशेषता बताने वाला। जैसे सुंदर लड़की खेल रही है। अब इस वाक्य में सुंदर तो क्या है? विशेषण, और लड़की विशेष्य। तो सुंदर लड़की खेल रही है, लड़की की क्या विशेषता है कि वह सुंदर है और वह क्या कर रही है? खेल रही है। विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं, आपकी किताब में दिए हुए हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इसी में पहले नंबर पे आता है आपके गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो उन्हीं के गुण या दोष का हमें ज्ञान कराने वाले शब्द वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसे उदाहरण है, वह दयावान है। वह क्या शब्द है यहाँ पे? सर्वनाम। तो वह दयावान है, यानी सर्वनाम व्यक्ति दयावान है। तो उस व्यक्ति की क्या विशेषता है कि वह दयावान है? उसमें एक गुण है कि उसका दयावान होना। आम मीठा है, आम खट्टा भी होता है, आम मीठा भी होता है, लेकिन आम है उसे मीठा बताया जा रहा है, उसकी मिठास हमारे सामने बताई जा रही है। इमली खट्टी है, जाहिर है इमली खट्टी मीठी दोनों होती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है, लेकिन यहाँ इमली की एक विशेषता बताई जा रही है कि इमली खट्टी है। गुणवाचक विशेषण में निम्नलिखित प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। देखिए, अब गुणवाचक विशेषण जो है उसमें कई प्रकार के विशेषण होते हैं। गुण, उसमें जैसे गुण क्या होता है? सुंदर होता है, अच्छा होता है, सुशील होता है, ये उसके गुण होते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे ये इसमें तो कोई गुण ही नहीं है, ऐसा होता है। फिर दोष, अरे वो तो पूरा दोषों से भरा हुआ है। अब दोष किस प्रकार के होते हैं? कुरूप, बुरा, दुष्ट, दुर्जन। तो गुण। अब आते हैं दोष। दोष होते हैं जैसे कुरूप, बुरा, दुष्ट, दुर्जन। ये व्यक्ति में क्या होते हैं? दोष। कई प्रकार के दोष होते हैं। अब आता है रंग। रंग लाल, हरा, नीला, पीला, किसी प्रकार का रंग हो सकता है, सभी को रंग कहा जाता है। फिर आता है आकार, यानी उसकी फॉर्म। लंबा, गोला, चौकोर, तिकोना, सभी प्रकार के आकार होते हैं। एक होता है फिर स्थान, जैसे बाहरी, भीतरी, ऊंचाई, नीचा, ये क्या कहलाते हैं? स्थान। अब एक और है काल, यानी टाइम। दोपहर में, साप्ताहिक यानी एक सप्ताह का वीक जो होता है, मासिक यानी एक महीने 30 दिन का। फिर आती है दशा, कंडीशन। स्वस्थ है,
निरोगी है, दुर्लभ है, ये सब किस में आते हैं? दशम। तो ये गुणवाचक विशेषण के कुछ विशेषण बताए गए हैं जिनमें ये इस प्रकार के गुण दोष आते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरल जिसे हम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा की जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद बताए गए हैं, निश्चयवाचक संख्यावाचक और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। देखिए निश्चयवाचक संख्या में क्या परिभाषा बता रहा है? जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराए, जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराए वे निश्चयवाचक संख्या कहलाते हैं। हमारे पास कहने का मतलब संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे 10, राम के पास 10 गायें हैं या उसके पास 10 गायें हैं, निश्चय है ये बात कि हाँ 10 गायें हैं। 5, 2 गुना, 5वां, प्रतिवर्ष, हम प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष मनाते ही हैं, निश्चय है ये तो बात आपकी। सेकंड यहाँ आता है अनिश्चयवाचक। अब हम अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है उसके अंदर। देखिए जो निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते हैं वे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, वह कुछ खाने को लाया है। अब कुछ लाया है, हमें नहीं पता क्या लाया है। अनेक, थोड़ा, आदि। अब अनेक में बगीचे में अनेक पेड़ लगे हुए हैं, हमें संख्या पता नहीं है, तो बगीचे में अनेक पेड़ लगे हुए हैं, तो अनेक क्या होता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर पे है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा यानी नाप, तोल आदि, जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो, यानी वो उसे एक नाप होना चाहिए, उसका हमें परिमाण मालूम होना चाहिए कि कितना है, क्या है। इसके भी दो भेद है, ये भी निश्चित होता है और अनिश्चित होता है। इसमें भी दो तरह के होते हैं। देखिए निश्चित में वही वे चीज़ कि जो निश्चित किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराए, एक मात्रा का हमें पता होना चाहिए कि हाँ इतनी। जैसे 2 किलो दूध, मेरी मम्मी रोज़ 2 किलो दूध लाती है, निश्चित है ये बात कि हाँ हमारे घर में 2 किलो दूध ही आता है। 2 मीटर कपड़ा, ये भी निश्चित चीज़ है कि हमें पता है कि कपड़ा कितना है, 2 मीटर। एक आता है अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक, जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, यानी हमें नहीं पता है कि उसमें मात्रा कितनी है, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चितवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध, कुछ फल, कुछ जानवर, कुछ व्यक्ति, हमें नहीं पता, लेकिन उनकी हमें काउंटिंग नहीं पता है, हमें उनकी मात्रा नहीं पता है, तो जिनकी मात्रा हमें नहीं पता होती है वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चितवाचक विशेषण। फोर्थ नंबर पे आता है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है, संज्ञा के पूर्व, वे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक। वह लड़का पढ़ रहा है, यह किताब यहाँ से ले आओ। अब देखिए आप, किताब संज्ञा है एक आपकी, क्योंकि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तो किताब क्या है? वस्तु है। तो संज्ञा से पहले यह किताब यहाँ ले आओ, तो संज्ञा से पहले क्या लग गया आपके? यह, वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। कौन सी लड़की पढ़ने में तेज है? लड़की क्या है? एक संज्ञा शब्द है, लेकिन इससे पहले सार्वनामिक विशेषण लगा कौन सी। अब आता है विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना 3 प्रकार के उसकी अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में जो दिया हुआ है वो है जब विशेषण अपने सामान्य या साधारण रूप में आता है। विशेषण अपने सामान्य या साधारण रूप में आता है और किसी से तुलना प्रकट नहीं करता है, यानी वह अन्य शब्दों से कितनी तुलना नहीं करता है और उसका सामान्य या साधारण रूप ही हमारे सामने आता है, तो वह क्या कहलाती है? मूलावस्था। जैसे
राजू सुंदर बालक है। तब राजू सुंदर है, बालक है, उसे हम अलग तरह से कोई संज्ञा नहीं दे रहे हैं, वो एक सुंदर बालक है और उसे हम उसी अवस्था में उसमें सामने पेश कर रहे हैं। सेकंड व्यवस्था आती है इसकी उत्तरावस्था। जब किसी विशेषण द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, जब किसी विशेषण द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और उन दोनों में एक ही हीनता या उत्कर्ष दिखाया जाता है, तब विशेषण की उत्तरावस्था होती है। उदाहरण से समझिए, रमेश मनीष से अधिक सुंदर है। सुंदर तो दोनों हैं, लेकिन यहाँ एक की तुलना दूसरे से की गई है। अब रमेश मनीष से अधिक सुंदर है, तो सुंदर किसे बताया गया है? मनीष को। किसकी तुलना में? रमेश की तुलना में। तो ये कौन सी व्यवस्था होगी हमारी? उत्तरावस्था। थर्ड नंबर पे आती है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव। जब विशेषण के द्वारा दो से अधिक वस्तुओं में अधिक किसी एक वस्तु की हीनता अथवा उत्कर्ष दिखाई जाती है। देखिए, जब विशेषण के द्वारा दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक वस्तु की हीनता अथवा उत्कर्ष, यानी किसी एक को अच्छा और किसी एक को बुरा, तब विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। जैसे नितिन सभी छात्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। अब कक्षा के अंदर बहुत से छात्र हैं, वहाँ पे किसी एक छात्र को हम ये कहते हैं कि वो सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में उसे बुद्धिमान बताना, यानी अधिक वस्तुओं के बीच में से किसी एक व्यक्ति को उत्कर्ष करना। हिंदी में विशेषणों की उत्तरावस्था प्रकट करने के लिए उसके पीछे तर प्रत्यय जोड़ा जाता है। प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे उसके मूलावस्था बताने के लिए, उत्तम अवस्था बताने के लिए और उत्तरावस्था बताने के लिए वहाँ पे कई प्रकार के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो उत्तरावस्था बताने के लिए उसके पीछे तर जोड़ा जाता है, उत्तम अवस्था प्रकट करने के लिए उसके पीछे तम जोड़ा जाता है। जैसे मूल शब्द है हमारे पास अधिक। अब अधिक में अगर हम उसकी उत्तरावस्था करते हैं तो वहाँ अधिक के पीछे हम तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अधिकतर। ये तो हो गया उसकी उत्तरावस्था। अब उसी को हम उत्तमावस्था में बनाना चाहते हैं तो उसमें तम प्रत्यय जोड़ेंगे अधिक शब्द में। अधिक शब्द में हमने तम प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? अधिकतम। तो देखिए, मूल शब्द था अधिक, अधिक से बन गया अधिकतर और अधिकतर से बनता है अधिकतम। इसी प्रकार से कई प्रकार के उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़िए और कई प्रकार के विशेषणों की रचना भी इसमें बताई गई है। आप इसे पढ़िए, शब्दार्थ और बुक वर्क आपको PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा। नमस्कार।